हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों बहुत की यानी फिजिक्स के मॉडल सेट की। ऑफिशियल मॉडल सेट आ गया है, उसका आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं और 100% करेक्ट आंसर आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो लगातार इस चैनल पे क्लास आ रही है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और लगातार आप लोग लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं और अच्छी बात है। तो इस चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, जितने भी दोस्त हैं आपके पास सभी के पास शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। तो अभी जाए तुरंत ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे। जो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है यूट्यूब चैनल का, वही टेलीग्राम चैनल का भी है। तो आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर भौतिकी यानी फिजिक्स का, क्लास 12th वालों के लिए। तो फटाफट से लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाए फटाफट से, ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। टोटल 70 प्रश्न आज की क्लास में है और सभी प्रश्न क्लास से ही उठाए गए। इस मॉडल सेट में जितने भी प्रश्न अभी तक मैंने आपको कराया है, सभी सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न इस मॉडल सेट में भी आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ फटाफट से करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। आवृत्ति का, तीव्रता का, तरंगदैर्घ्य का या चाल का। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि पुनरावर्तन प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है किसका, बताइए किस भौतिक राशि का। आवृत्ति का, तीव्रता का, तरंगदैर्घ्य का या चाल का। तो सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। तीव्रता का, किसका, तीव्रता, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है। साथियों जो भी इस मॉडल सेट में क्वेश्चंस लाए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए, जो ऑफिशियल मॉडल सेट में दिया गया है। इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है, तो याद रखिएगा। इस बार उम्मीद बनता है 100% की मॉडल सेट से ही क्वेश्चंस आपको उठाया जाएगा, सभी मॉडल सेट मिला के। दूसरा नंबर सवाल है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान यहाँ पे आपसे पूछा गया है, शून्य होता है, अनंत होता है या 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है या 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, इसका जवाब बताइए। सभी का स्टूडेंट आना चाहिए क्या, सभी का स्टूडेंट जितने भी आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, सभी का जवाब बिल्कुल राइट है, शून्य। बिल्कुल राइट, सभी का जवाब आ रहा है शून्य। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो 0 होता है, जो कि बिल्कुल सभी का राइट है। फटाफट से तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का जो आवृत्ति शर्त होता है वो क्या होता है। ई माइनस ई टू बराबर 1/2 या ई माइनस ई टू बराबर एच न्यू या ई माइनस ई टू बराबर 3h न्यू या ई माइनस ई टू बराबर 3/2h न्यू। तो बताइए तीसरा नंबर सवाल का जवाब सभी स्टूडेंट की। बोर की आवृत्ति शर्त होती है, क्या होती है बोर की आवृत्ति शर्त। जी हाँ, सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है, लेकिन ए वाले यहाँ पे गलत हो जाइएगा, बी एकदम राइट है। E1 माइनस ई टू बराबर एच न्यू, याद रखिएगा क्या, E1 माइनस ई टू बराबर एच न्यू, याद रखिएगा। ये क्या होता है साथियों, बोर की आवृत्ति शर्त होता है। और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 2024 में फिर से रिपीट होने के ऐसे क्वेश्चन की संभावना है, क्योंकि मॉडल सेट में जब दे दिया है तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। 4 नंबर सवाल है कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, यहाँ पे नाभिकीय विखंडन है, रासायनिक अभिक्रिया है, मूल कणों का विलोपन है या नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा की बात की है, सौर ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है या मूल कणों का विलोपन हो जाता है या नाभिकीय संलयन होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत बताइए फटाफट से कि क्या हो जाएगा। जहाँ साथियों सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्त भाई बहन और जितने भी ग्रुप है, ताकि 2024 की तैयारी अभी से मात्र 1 मंथ बचे हुए है, उसमें आप लोग 90% लाने की उम्मीद रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी विथ रवि के साथ जुड़कर। तो बताइए सौर ऊर्जा का नाभिकीय स्रोत होता है, क्या होता है। तो सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, नाभिकीय संलयन, बिल्कुल राइट है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सभी का, जो कि बिल्कुल राइट है।
चलिए सभी का ऑप्शन नंबर 4 का जो डी आ रहा है सभी का बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है और फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 5 नंबर का कहता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे तांबा है, चांदी है, या सोना है, या जस्ता है। यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कंडक्टर के बारे में यहाँ पे बात किया है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक में भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और लेकिन सबसे ज्यादा चालक के बारे में पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट से बताइए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। चांदी। सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। चांदी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 100% राइट ऑप्शन आ रहा है सभी का, जो कि बिल्कुल राइट है। इस तरह से अगर आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देते चलते हैं तो उम्मीद है कि 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये हम नहीं, आपका जो पढ़ने का तरीका है वो बता रहा है। तो इसी प्रकार आप लोग लगातार क्वेश्चंस का आंसर देते चले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला नंबर 6 नंबर सवाल है कि नौर द्वारक की बूलियर व्यंजक होता है। नौर द्वारक जो होता है साथी उसका बूलियर व्यंजक क्या होता है। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि नौर द्वारक का बूलियर व्यंजक क्या होता है। ए प्लस बी बराबर वाई, या ए पॉइंट बी बराबर वाई। यहाँ पे बार लगा हुआ है, ध्यान देंगे। या ऑप्शन नंबर सी होगा या डी होगा। नौर द्वारक का बूलियर व्यंजक पूछा गया है। बूलियर व्यंजक से याद रखिएगा एक सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100%। कितना? एक सवाल निश्चित रूप से आपसे बूलियर व्यंजक से पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ये 100% पूछता है बिहार बोर्ड, और कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास आपको किया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। तो नौर द्वारक का जो बूलियर व्यंजक होता है वो ए प्लस बी बराबर वाई, ऊपर से बार होता है। ये ध्यान से आप लोग देखेंगे। और गेट का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसके बाद नॉर गेट का पूछा जाता है, उसके बाद अलग तरीके के गेट के पूछा जाता है। क्लियर? तो उसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि उससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं और फिर पूछा जाएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है द्विधारी संख्या 1001 का यहाँ पे हॉल 2 है कि दशमिक संख्या होगी। द्विधारी संख्या से एक प्रश्न बनते हैं निश्चित रूप से। द्विधारी संख्या से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और सबसे ज्यादा 25 का द्विधारी पूछा जाता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर जब आप उठा के देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है। तो द्विधारी संख्या 1001 की दशमिक संख्या बताइए क्या हो जाएगा। 9। यहाँ पे 9 का हॉल 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। 8 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। साथियों ये ऑफिशियल मॉडल सेट है 2024 वालों के लिए। फेक मॉडल सेट बिल्कुल भी नहीं मैं कराता हूँ यहाँ पे। और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस मॉडल सेट में लाए गए हैं और दिया गया है। जितने भी क्वेश्चंस दिया गया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। यहाँ पे कहता है ऑप्शन नंबर ए कि यह एसी को डीसी में बदलता है। यह एसी को डीसी में बदलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह डीसी को एसी में बदलता है, यह भी गलत है। यह डीसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, गलत। लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही। यहाँ पे कहता है यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी अल्टरनेटिव करंट में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। और वो बदलने का कार्य नहीं करता है, एसी से डीसी या डीसी से एसी में करने का कार्य नहीं करता है, सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। तो एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा 8 नंबर सवाल का। क्या होगा 8 नंबर सवाल का जवाब? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सभी का, जो कि बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। एमबीबीआई क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया सवाल है। और बताइए फटाफट से कि चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक यहाँ पे क्या है? न्यूटन है। न्यूटन पर एम्पियर है, एम्पियर है या एम्पियर पर न्यूटन है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता के यहाँ पे मात्रक एसआई मात्रक पूछा गया है। ध्यान से लगाएंगे आप लोग इसका आंसर, गलत न हो सके इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 90% लाने की उम्मीद को छुड़ा देगा, याद रखिएगा। तो चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम से जिसे सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी जो है बिल्कुल राइट है, सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छी बात है। 10 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान बताइए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का यहाँ पे मान पूछा गया है। याद रखिएगा द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान यहाँ पे आपसे पूछा है।
तो चुंबकीय के ध्रुव पर, द्विध्रुव नहीं, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ये 90 डिग्री होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से 90 डिग्री का यहाँ पे इस तरह से कोण बनता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ जिसको भी चाहिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुई। स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। सभी पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आंसर के लिए आपको डेली का सोल्यूशन वीडियो यहाँ पे देखना होगा। 2-3 क्लास एक दिन में लगती है, आप लोग जरूर देखिए अभी के लिए। और अभी क्लास धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कुछ सम टाइम्स बचा हुआ है, इतना ही आप समझ लीजिए। 11 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है निर्वात के चुंबकीय आवृत्ति का मान बताइए। निर्वात के चुंबकीय आवृत्ति का मान कितना होता है? 0.5 वेबर, अनंत, 1 के बराबर या 0। तो निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? जी कितना होता है? तो याद रखिएगा ये 0 होता है। बार बार पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि निर्वात की चुंबकीय आवृत्ति का मान कितना होता है? तो 0 होता है। लास्ट तक जरूर आप लोग बने रहे ताकि आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, याद रखिएगा। लास्ट तक अगर सवाल को नहीं देखेंगे, हो सकता है कि इसी पेपर से आपके एग्जाम में 7-8 प्रश्न आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बीच में ही छोड़ के चला गया और वो लास्ट वाला प्रश्न नहीं देखा तो उनके लिए क्या होगा? तो वो 50% लाने लायक भी नहीं बचेंगे। तो आप लोग लगातार लास्ट तक बने रहें, सभी दोस्तों को भी बनाए रखें और मजेदार तरीके से पढ़ाई करते रहे साथियों। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेने का और न देने का, और लगातार स्टडी विद रवि के साथ बने रहने का। 12 नंबर है कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन बंधन सही है? हाँ जी, मजे से पढ़ाई करना है, बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड है और इसे आप आराम से पास कर सकते हैं, सिर्फ डेली का क्लास आपको देखना जरूरी है। तो चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? म्यू बराबर h/b, म्यू बराबर b/h, या म्यू बराबर b/h, या म्यू बराबर b+h। तो चुंबकशीलता म्यू के लिए जो निम्नलिखित में से संबंध सही होता है वो क्या होता है? म्यू बराबर b/h, याद रखिएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट माना जाता है, एमबीवीआई माना जाता है आपके एग्जाम के लिए। और ट्रिक क्या है? सबसे पहले ए के बाद ABCD में क्या आता है? बी आता है। तो बी याद रखिएगा ऊपर होगा, उसके बाद एच नीचे होगा। इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फटाफट से बी लगाएंगे और बी को क्या करेंगे? फटाफट से ऐसे भरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें आपका क्या होगा? टाइम वेस्ट नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन को कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर सेट करने का प्रयास कीजिए अपने माइंड में, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए और कुछ माइंड में ऐसा घूमे और ऐसा लगे कि हाँ ये आंसर 100% होगा, और लगाइए और आगे बढ़ जाइए। तो ये ट्रिक आपको अपनाना होगा अभी से कुछ मंथ। अब मान लीजिए 1 मंथ अब बचा भी नहीं है सही से, अगर अभी से इस फंडा को अपनाते हैं तो अच्छा खासा आप अपने एग्जाम में ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो चुंबकीय यामुत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल्टा बी का क्षैतिज घटक BH और बी के उद्धरण घटक BB हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका याद रखिएगा, सिंपल सा फंडा है, BH बराबर B cos डेल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? बताइए फटाफट से इसका आंसर बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा यहाँ पे क्या होती है। सभी का जवाब आना चाहिए। ई डैश के समानांतर, ई के समानांतर, बी के समानांतर, या ईबी के समानांतर। एक आपके लिए मोटिवेशनल लाइन है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। तो बिल्कुल लड़ते रहिए आप लोग लास्ट तक, इस एग्जाम को फोड़ के रहना है। सभी स्टूडेंट मात्र इतना ही गुरूर में रहे कि हमें इस एग्जाम को फोड़ के रहना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ और स्टडी विथ रवि के साथ। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल आज का नहीं है, ये लगभग 5 साल से पूछे जाते हैं और हर एक पेपर में पूछा जाता है। कोई भी बिहार बोर्ड का ऐसा अभी तक पेपर नहीं आया है जिसमें ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया। हमेशा पूछे जाते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो E क्रॉस B के यहाँ पे याद रखिएगा समानांतर होती है।
क्या होती है, इसके समानांतर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है साथियों इस प्रश्न के लिए वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, और इसे अपने दिमाग में अभी ही बैठा लीजिए क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप चाहे तो PYQ जब आप करेंगे तो पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कितने बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक्स को भी उठा के देख सकते हैं। बिल्कुल आप फ्री है, सभी पोजीशन आपको सभी फ्री है। यहाँ पे गूगल बाबा भी है, सबसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां आप ज्वाइन होकर सभी प्रकार की PDF लोड कर सकते हैं। सभी PDF वहां पे आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली का क्लास नोट्स भी वहां पे फ्री में ही मिलता है। तो आप लोग लगातार शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ते रहें ताकि सभी का भला हो सके। और 15 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है कि वोल्ट मीटर मापता है। अच्छा, वोल्ट मीटर किसको मापता है? प्रतिरोध को मापता है, विभवांतर को, धारा को, या इनमें से कोई नहीं? तो वोल्ट मीटर साथियों यहाँ पे किसको मापता है? वोल्ट मीटर की जब बात आती है तो ये विभवांतर को मापता है, दो विभव के अंतर को मापता है। याद रखिएगा, ये क्या होता है? विभवांतर दो तरफ से टर्मिनल होता है और ये बीच में लगा हुआ रहता है। तो ये विभवांतर जो होता है ये वोल्ट मीटर मापता है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो वो से वोल्ट है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, यहाँ भी वो है, तो ऐसे ही आप इसे याद रख सकते हैं। वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो विभवांतर। किसको? विभवांतर। किसको मापता है? विभवांतर। अभी यहाँ पे रट जाइए, बाद में इसको रटने का कोई फंडा नहीं है। और बाद इसको सिर्फ यहाँ पे रटना नहीं, अपने माइंड में बैठा लेना है कि हाँ व से विभवांतर और व से वोल्ट मीटर। इस प्रकार से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और अच्छा खासा आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं अपने एग्जाम में। 16 नंबर सवाल है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, या 9 10 के पावर -9, या 9 गुने 10 के पावर 12, या 9 गुने 10 के पावर -12। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? ये प्रश्न जो है MBBI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और बहुत बार ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो मान होता है साथियों कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जबकि इसको ऐसे लिखेंगे तो माइनस नहीं लिखाएगा, अगर ऐसे ऊपर करके लिखते हैं तो -2 जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी का रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है, और ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर सवाल है, और फटाफट से हम लोग करते हैं। 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? यहाँ पे कौन सा ऐसा संबंध है जो सही है? E बराबर F/Q, Q/F, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/F। तो कौन सा ऐसा संबंध है इनमें जो सही है? संबंध की बात करती है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे जो दिया गया है। E बराबर F ऊपर रहता है, फोर्स बाय यहाँ पे Q नीचे रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा। 18 नंबर सवाल है कि विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव किसके बराबर होता है? Q/W, W/Q, WQ, या √W/Q। विद्युत विभव की बात की है और बराबर की बात की है कि किसके बराबर होता है विद्युत विभव। सभी का आंसर देखना चाहता हूं, क्या इसका आंसर आ रहा है आप सभी का? विद्युत विभव किसके बराबर होता है? तो ये W/Q के बराबर होता है। किसके? W/Q। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक बताइए। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक बताइए। 19 नंबर सवाल का जवाब बताइए। जो भी इस वीडियो को टेलीग्राम चैनल पर और जो व्हाट्सएप ग्रुप पर देख रहे हैं, सभी लोग का जवाब बिल्कुल राइट आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट जो यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर जितने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल। विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक क्या होगा? इसका जवाब सभी का बिल्कुल राइट है, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सभी जगह के स्टूडेंट का राइट ऑप्शन है SI मात्रक का। SI मात्रक यानी सबका आपका जो जितने भी SI मात्रक है सभी आप लोग रट गए हैं, और अच्छी बात है। 20 नंबर सवाल है कि एक फैराडे F बराबर होता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है? तो 96,500 इसे हम लोग कहते हैं कूलम। लेकिन यहाँ पे 1 कूलम वोल्ट इनवर्स, या 1 कूलम वोल्ट होल स्क्वायर, या 1 कूलम वोल्ट का स्क्वायर। तो एक फैराडे जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1 कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पे भी लाया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है?
कूलॉम वोल्ट स्क्वायर, 1/, कूलॉम वोल्ट स्क्वायर, 1/3 कूलॉम वोल्ट स्क्वायर या 1/4 कूलॉम वोल्ट स्क्वायर। तो आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा जो होती है इस प्रश्न के लिए 1/cv स्क्वायर होती है। क्या होती है? 1/cv स्क्वायर। इस मॉडल पेपर में जो भी ऐसे प्रश्न दिए गए हैं ये बार बार पूछा गया सवाल है। क्या है? बार बार पूछा गया है। इसे हम MBVI क्वेश्चंस कह सकते हैं और PYQ भी कह सकते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न फिर से 2024 में रिपीट होगा और 100% रिपीट होगा। अभी के लिए 21 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है और सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर सवाल, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? समान रहती है समानांतर क्रम में, बताइए। विभवांतर समान रहती है या धारा, या विभवांतर और धारा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी राशि है जो समान रहती है? तो बात करते हैं विभवांतर बिल्कुल समान रहती है, ये नहीं बदलता। अगर विभवांतर बदलेगा तो क्या होगा? धारा में परिवर्तित हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक हेनरी बराबर होता है, हेनरी को हम लोग H से डिनोटेड करते हैं, तो एक हेनरी बराबर कितना होता है? जी हाँ, एक हेनरी बराबर कितना होता है? सभी का जवाब आना चाहिए। तो सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, 10⁻³ मेगा हेनरी। बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ए जो है बिल्कुल राइट आ रहा है। सभी का जवाब बिल्कुल राइट है। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये टेस्ला बराबर λ/0.6931 होता है, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सही है निम्नलिखित में से? इसका जवाब आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 नंबर सवाल का? यहाँ पे ए बिल्कुल सही। यहाँ पे 1100 का होल स्क्वायर क्या होता है? 12 के 10 होता है, यानी दोनों यहाँ पे आपस में बराबर है। यहाँ पे 8 यहाँ पे जोड़ा गया तो यहाँ पे 2 बढ़ा दिया गया, तो ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन कौन यहाँ पे मूल गेट है, इसका जवाब आपको बताना है। 3 आपके मूल गेट होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसमें देखिए 2 ही है गलत, इसमें भी 2 है गलत, इसमें भी 2 है गलत। तो याद रखिएगा कभी कभी 3 देके वहां पे आपको नंड घुसा देगा, अगर NAND गेट घुसा देगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये जो होता है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है ये मूल गेट माना जाता है। कितना? मूल गेट माना जाता है, और इसी गेट से बहुत सारे गेट हम इसे बना सकते हैं। तो 26 नंबर सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? आवेशित नहीं है यानी उस पर चार्ज नहीं है, बताइए। फोटोन पर, अल्फा कण पर, बीटा कण पर, इलेक्ट्रॉन पे, यानी उस किस पर आवेश नहीं है, आवेशित नहीं है, तो वो क्या है? फोटोन है। फोटोन पर क्या होता है? 0 आवेश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोट में पीला रंग का मान होता है। बीबी रोए जब इस तरीके से जो आपका ट्रिक है जो आप 10th क्लास से रट के आ रहे हैं, इस कोड से आप बिल्कुल रंग का पता लगा सकते हैं। तो पीला रंग यहाँ पे पूछा गया है, 0 से शुरुआत होता है, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4 होगा। कितना आ रहा है साथियों? यहाँ पे 4 आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। येलो, येलो कहाँ पर आता है? 4 पॉइंट पे आता है। तो 0 से शुरुआत कीजिएगा, ये नहीं कि 1 से शुरुआत नहीं, 0 से शुरुआत हम लोग करते हैं कार्बन प्रतिरोध में। और यहाँ पे चौथा पॉइंट पे पीला रंग आ रहा है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आंसर हो जाएगा राइट। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक ER होता है E/ε0 के बराबर, या इसके 4 ऑप्शन है और फटाफट से आंसर देना है। बिल्कुल ऐसा लगे कि हम पढ़े और आंसर इसका आ गया इस तरीके से। तो ये जो होता है E/ε0 के बराबर होता है, बिल्कुल यहाँ पे ये जो है बिल्कुल राइट है। 30 नंबर सवाल कहता है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, सबसे ज्यादा बार 30 नंबर सवाल पूछा गया है आपसे एग्जाम में।
Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान बताइए एक बिंदु आवेश के कारण। तो ये कितना होता है एक बिंदु आवेश के कारण साथियों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है। गलत से R स्क्वायर न लगाएं, बिल्कुल यहाँ पे Q स्क्वायर न लगाएं, ये सबसे बड़ी भूल आपके एग्जाम में आपसे हो जाती है, क्योंकि एक तरीके के ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज करते हैं और आप क्या लगा देते हैं, कभी R स्क्वायर लगा देते हैं तो कभी Q स्क्वायर। तो ऐसा गलती कभी ना करें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर में जो दिया गया A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R होता है, इतना आप लोग ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर किसके होता है, इसका जवाब बताइए। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है किसके बराबर होता है यहाँ पे। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो बिल्कुल कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के होता है। क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के। पानी का पैरावैद्युतांक स्थिरांक होता है। पानी का पैरावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। तो 80 होता है पानी का पैरावैद्युतांक स्थिरांक। अगर आपसे पूछा जाएगा याद रखिएगा कितना होता है, 80। आर त्रिज्या के पृथ्वी की वैद्युत धारिता होती है। आप लोग फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, जितने भी ग्रुप है सभी में फैला दे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए। तो आर त्रिज्या के पृथ्वी की वैद्युत धारिता कितनी होती है, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, गुने में आ रहे ध्यान में यहाँ पे रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, इसका जवाब आपको बताना है। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड या 1 कूलम गुने 1 सेकेंड, 1 वोल्ट गुने 1 ओम या 1 ओम बटे 1 वोल्ट। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। सभी का ऑप्शन नंबर राइट है। कभी कभी आपको यहाँ पे 1 कूलम बटे 1 सेकेंड ऐसे भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज करने का कोई जरूरत नहीं है एग्जामिनर को। आपको ऐसे अगर दिया जाता है तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कूलम और सेकेंड पे फोकस कर पाएंगे। लेकिन अगर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड रहेगा तो इस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न के लिए जो दिया गया है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑफिशियल आंसर की मैं बता रहा हूँ, एक भी आंसर यहाँ पे गलत नहीं होने वाला है, 100% राइट ऑप्शन होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल की इकाई बताइए। विद्युत वाहक बल की इकाई यहाँ पे आपसे पूछा गया है। फटाफट से बताइए कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, जूल होती है, वोल्ट या न्यूटन प्रति एम्पियर। विद्युत वाहक बल की इकाई पूछा गया है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई जो यहाँ पे होती है, 35 नंबर सवाल का जवाब वोल्ट होता है, बिल्कुल राइट है। 36 नंबर पर देखते हैं, कहता है औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस प्रकार से भी आप रंग कोड के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बटे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। इस तरह की कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है, अनंत होती है, शून्य, 100 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो बताइए, तो इसकी जो पट्टी की शक्ति जो होती है समानांतर सतह वाली की, वो शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है, म्यू बी बटे म्यू आर गुने ए, या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आप लोग आंसर बताएंगे कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। क्या होगा प्यारे साथियों, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, म्यू भी माइनस म्यू आर गुने ए होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर। और सबसे ज्यादा बार ये सवाल पूछा गया है, लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चंस को आपके बिहार बोर्ड ने रिपीट किया है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। खगोलीय दूरदर्शी की बात की है तो एफओ बराबर एफ ही पहला ऑप्शन है, या एफओ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज से, या यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज से, या बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट इमेज से। खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा है किससे, इमेज से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में ई आर का मान बराबर होता है। हवा में ई आर का मान किसके बराबर होता है, शून्य के, अनंत के, 1 के, या 9 गुने 10 के पावर 9 के। हवा में ई आर का मान बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट है।
41 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइए आप लोग। कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान बताइए। क्यू ई, क्यू बटे ई बाई क्यू या रूट अंडर क्यू ई। विद्युत क्षेत्र के एक आवेश की बात की है, पर लगने वाले बल यानी बहुत सारे बल लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों तरफ से बल का मान पूछा गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को याद रखिएगा, कितना होता है, क्यू गुने ई होता है। जितने भी बल लगते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं जितने भी आवेश इस पर लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 41 नंबर सवाल का जवाब ए बिल्कुल यहाँ पे राइट है। 42 नंबर सवाल कुछ इस तरह है और इंपोर्टेंट सवाल इसे माना जाता है। ए और बी के बीच क्या पूछा है, समतुल्य धारिता। ये तो आसान कर दिया, अगर ए और बी के बीच यहाँ पे पूछा है तो मान लीजिए यहाँ से कोई आवेश जाएगा, यहाँ से कोई आवेश जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहां जाने से पहले सबसे पहले इस डायरेक्शन से कोई प्रतिरोध इसे नहीं मिलेगा और ये फटाक से भाग जाएगा और यहां से आ जाएगा। तो इसका तो ये बीच में कोई काम ही नहीं है। कोई काम है क्या, कोई काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं सर। यहाँ से आवेश आया और फटाक देकर यहाँ से कोई, यहाँ इसको कोई प्रतिरोध ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता इसके लिए ये होगा, न कि ये होगा, क्योंकि ये आगे जाएगा तो यहाँ पे इसका आवेश खाएगा। तो चार्ज ये नहीं चाहेगा और आवेश ये नहीं चाहेगा कि हम जाके आगे फंस जाए। तो ये जो रास्ता इसके लिए होगा, ये जो ग्राफ आपके यहाँ पे दिया गया है जो नक्शा, तो इस रास्ते से जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड में आएगा आवेश और इससे चल जाएगा। तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इस बीच में जाने का इसको कोई जरूरत नहीं है, तो ये कट जाता है यहाँ पे। तो क्या बच गया, सिर्फ सी बच गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। एकदम आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके बीच आता है तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो ऐसे ही आपको एकदम सावधानी पूर्वक देखना है सबसे पहले कि कहाँ पर कौन सा संधारित्र लगा है। इस संधारित्र का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, जब हम इसे शॉर्ट सर्किट यहाँ से कर दिए तो इसका कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ऑन आवेश बच गया, एकदम सी बच गया, तो कुलॉम इसका हो जाएगा। क्लियर है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष यहाँ पे किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का है या समय का है, ऊर्जा का है। प्रकाश वर्ष यहाँ पे किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता क्या है। चार ऑप्शन है, बराबर से आपको जो अच्छा लग रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन राइट है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। भौतिक राशि पूछा गया है, इस पर फोकस करेंगे। तो दूरी का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष होता है। 44 नंबर कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बिना हुआ प्रतिबिंब होता है, बना हुआ, यहाँ पे एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है, यह काल्पनिक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है लेकिन सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता सरल सूक्ष्मदर्शी से, काल्पनिक बनता है लेकिन सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है, कहता है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, जरा दूरदृष्टता या अबिंदुकता। तो निकट यहाँ पे जो है उत्तल लेंस द्वारा जो दूर दृष्टि को बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या होगा, निकट को तो नहीं दूर किया जाता, क्योंकि निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर के लिए क्या, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है, जो कि आपके 10th लेवल से भी कंफ्यूज किया होगा। जैसे दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब होता है कि दूर, आप सोच रहे होइएगा कि दूर की वस्तु वहां पे नहीं दिखती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखती है लेकिन निकट की नहीं दिखती है। तो ये फंडा था और 10th लेवल से ही आपको परेशान करने का पूरा जिम्मेवारी ये फिजिक्स उठाया था, जो कि अब भी सही तरीके से वहां पे आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा। जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो कुछ ना कुछ कंफ्यूज अभी भी आएगा आपके दिमाग में। तो वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। वन विक्षेपण क्षमता के लिए जो होता है W बराबर म्यू बी माइनस म्यू आर बराबर म्यू वाई माइनस 1 होता है। ये ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच में म्यू बराबर 3/2 है, तो इसका मान बताइए। 3c/2 होगा, 2c/3 होगा या 4c/3 होगा, c/2 होगा।
कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे ये दिया गया है म्यू बराबर 3/2, यानी 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक, ये याद रखिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उल्टा हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। इसका फंडा आप समझोइएगा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसे हम डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे 2 को ऊपर ले जाते हैं और 3 को नीचे उस कॉलम में जोड़ देते हैं। सभी का ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह की ट्रिक आप समझे होइएगा, हमारे क्लास अगर रोज देख रहे हैं तो। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई बताइए। ये भी क्वेश्चन मैं अपने क्लास में कराया हूँ, बताइए फटाफट से कि सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे FO प्लस FE होता है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी बराबर सामान्य खगोलीय की दूरदर्शन की लंबाई मानी जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की लेंस की फोकस दूरी लगभग, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की फोकस दूरी की यहाँ पे आपसे बात किया है। तो फोकस दूरी जो होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। देखने की क्षमता अगर पूछा जाए तो अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर सवाल, हमने 50 मार लिया है कुछ ही समय में। तो टी समय तथा धारा I के प्रभाव के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इस सवाल का जवाब बताइएगा कि हजामतल दर्पण के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। पहला में होगा उत्तल दर्पण लिखिएगा, दूसरा में लिखिए अवतल दर्पण, तीसरा में लिखिएगा उत्तल लेंस, या चौथा में अवतल लेंस। इसका जवाब आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मेन कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसे देख सकूं कि आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या आ रहा है। तो 50 नंबर सवाल का जवाब जो इस प्रश्न के लिए आप लोग सी दे रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर राइट है। I² RT बिल्कुल राइट है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है। तो 5 इंटू वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी का है, जो कि बिल्कुल राइट है। 52 नंबर सवाल कहता है प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच का संबंध बताइए। तो ये जो है कभी कभी ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताएंगे सभी स्टूडेंट इसका जवाब क्या हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा बिल्कुल राइट है। IRMS बराबर 0.707 I0। सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। 53 नंबर सवाल को देखते हैं फटाफट से। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान बताइए। 1/ओमेगा होता है, बिल्कुल राइट है ऑप्शन। 54 नंबर सवाल है कि शक्ति गुणांक के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। शक्ति गुणांक के लिए जो संबंध होता है वो शक्ति गुणांक बराबर आभासी मध्य शक्ति यथार्थ मध्य शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर 54 नंबर सवाल का जवाब जो होगा सी जो हो बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है सभी का। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चले, ताकि सभी स्टूडेंट लास्ट तक जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें ग्रुप में लिंक को शेयर करके। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड बताइए। कोड का मान क्या होता है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का। फिर से वही ट्रिक लगाएंगे, बीबी रोए गए ब्रिटेन। तो यहाँ पे क्या पूछा है हरे रंग, तो इतना सही काम चल जाएगा, नहीं तो हम आगे भी बढ़ सकते थे। तो बीबी रोए ROY यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 5 नंबर पर क्या आता है ग्रीन आता है। ग्रीन कितने नंबर पर आ रहा है 5, तो कार्बन का कोड क्या हो गया 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। इस तरह के प्रश्न अब 0.55 सेकेंड में कर सकते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ऐसे प्रश्न है और 1 नंबर आपको पक्का इसमें मिल जाएगा। इसमें अगर आप गलती करते हैं तो मान लीजिए आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी बार में भी का वेग की गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक है। क्या होगा व्यंजक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर FM बराबर V इंटू बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल राइट है। 57 नंबर क्वेश्चन से कहता है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के बारे में बात की है। रो बराबर RA/L या रो बराबर L/RA, रो बराबर RL/A या रो बराबर RLA। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता की यहाँ पे जब बात आती है तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 57 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा रो बराबर RA/L बिल्कुल राइट है। 58 नंबर सवाल का जवाब कहता है विभव प्रवणता का बराबर होती है। विभव प्रवणता किसके बराबर होती है,
तो ये dv बाई dx के बराबर होती है। बात करें इस क्वेश्चन को, सबसे ज्यादा बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पी बाई क्यू में भी 5 से 6 बार ये सवाल में पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो विभव प्रबलता की जो बराबर होती है वो dv बटे dx की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर सवाल है। कुछ ही सवाल और बचे हुए हैं, हम लोग फटाफट से करेंगे, बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए। तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा। संबंध जो है Q बराबर एनी में एन का मान संभव नहीं है, तो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 हो सकता है। बात करें एन की मान, एन की मान में कोई ऐसा वर्ड हो सकता है लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकते, जैसे 4.5 या 4.2, कुछ भी जो है यहाँ पे 5 है, पॉइंट में कोई भी एन का मान नहीं हो सकता। क्या इलेक्ट्रॉन आधा हो सकता है? आधा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, वो हमेशा अपने पूर्ण होता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए सी राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा संबंध सही है? यहाँ पे समानांतर पट्टिका संधारित्र की बात की है, तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ई नॉट ए बाई डी यहाँ पे सभी का जवाब आ रहा है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 62 नंबर सवाल है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वी स्क्वायर बटे आर होती है। धारिता प्रतिघात होता है, धारितीय प्रतिघात होता है, तो ये 1 बाई ओमेगा सी होता है। एक्स अच्छी निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? तो ये जो है ए बिल्कुल यहाँ पे राइट है। फटाफट से 65 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन? मौलिक कण नहीं की बात की है, तो मौलिक कण यहाँ पे अल्फा कण नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मौलिक कण हम लोग बोलते हैं, अल्फा कण को नहीं बोलते। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से आवृत्ति प्राप्त सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए है। तो टीवी प्रसारण के लिए हम लोग मेगा हर्ज में यूज करते हैं, तो मेगा हर्ज इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में याद रखिएगा। 30 से 300 मेगा हर्ज का उसमें आवृत्ति टीवी प्रसारण में यूज की जाती है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए हम लोग जिस मात्रक का यूज करते हैं वो डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। 68 नंबर सवाल है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, क्या होता है? ऋणात्मक धनावेशित होता है, ऋणावेशित, अनावेशित होता है, परम शून्य ताप पर अनावेशित लेकिन उच्च ताप पर आवेशित। तो इसका जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी होगा, अनावेशित होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सी, h बाई 2 पाई, और दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है ये 5 होती है। तो फटाफट से आप लोग अपना अपना कमेंट करेंगे कि कैसा लगा आज का क्लास, और जाते जाते आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँ और धुआंधार तरीके से फिर से अगला मॉडल सेट की सॉल्यूशन मैं कराने का प्रयास करूंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे, 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बाय बाय।